स्टूडेंट्स देखिए, हमने आपको सिर्फ पिछली जो वीडियो है उसको पढ़ाया था कि संश्लेषित जो बहुलक होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण क्या होते हैं। इससे पिछली जो वीडियो है उसमें बताया था मैंने आपको संश्लेषित रबर के बारे में बताया था कि संश्लेषित रबर जिसे हम कृत्रिम रबर भी कहते हैं, संश्लेषित रबर या जो कृत्रिम रबर के बारे में आपको बताया था कि संश्लेषित रबर या कृत्रिम रबर इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। मैंने उसमें बताया था आपको, एक एग्जांपल होता है इसका ब्यूना एस, जिसे एसबीआर कहते हैं। दूसरा एग्जांपल होता है ब्यूना एन, जिसे एनबीआर भी कहते हैं। तीसरा एग्जांपल जो उसका मैंने बताया था आपको, एक बताया था पॉलीब्यूटाडाइन बताया था, एक एबीएस रबर बताया था, एबीएस रबर। चौथा बताया था पॉली ब्यूटा डाई एक बताया था। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप पॉली आइसो ब्यूटिलीन बताया था, पॉली आइसो ब्यूटिलीन या ब्यूटाइलिन बताया था। और एक बताया था पॉली नियोप्रीन, पॉली नियोप्रीन ऐसे कहते हैं पॉली क्लोरोप्रीन, पॉली क्लोरोप्रीन। ये मैंने आपको संश्लेषित रबर या कृत्रिम रबर के कुछ एग्जांपल बताए थे और इनके उपयोग क्या होते हैं और इनकी स्पेसिफिकेशन जो होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, ये मैंने आपको नोट में बताई थी। आपने सभी ने सुन भी ली थी और आपके पास प्रॉपरली नोट्स भी हैं, उनमें लिखी हुई है ये सब चीज। आज एक नए टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, ये हमने पढ़ा दिया था सैटरडे को। देखिए एक नया टॉपिक दे दिया आज, औद्योगिक महत्व के कुछ बहुलक। औद्योगिक महत्व के कुछ बहुलक। देखिए औद्योगिक महत्व के कुछ बहुलक कौन कौन से होते हैं। आज का अपना टॉपिक है, नया टॉपिक है औद्योगिक महत्व के कुछ बहुलक। औद्योगिक महत्व के कुछ बहुलक जो होते हैं, जैसे पॉलीथीन है, औद्योगिक महत्व का बहुलक होता है। पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी औद्योगिक महत्व का एक बहुलक है। पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर में एक इकाइयां भिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होते हैं और कुछ एल्कोहलिक समूह भी जुड़े हुए होते हैं और भी होता है, जिसमें एक टेरेडिन एग्जांपल होता है, जिसे पॉलीएथिलीन एथिलीन टर्टलेट भी कहा जाता है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल बनते हैं। तो पहला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पॉलीथीन। पॉलीथीन देखिए, पॉलीथीन का जो निर्माण हुआ था सन 1933 में इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुआ था। इसका निर्माण 1933 में इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुआ था। इंग्लैंड में इसका निर्माण हुआ था, यानी पॉलीथीन का जो निर्माण है 1933 में इंग्लैंड में सर्वप्रथम किया गया था। और यह एथीन जो होता है उसका समबहुलक होता है। यह एथीन का समबहुलक होता है, यह एथीन का समबहुलक होता है। रिएक्शन कैसे होते हैं देखिए, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसकी एन इकाई काम में ले रहा हूं, इसको अपन गर्म करते हैं उच्च दाब और उच्च दाब पर। जब एथीन को गर्म किया जाता है, एथीन है एज मोनोमर है, क्या है मोनोमर है। जब एथीन को उच्च दाब और उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो बनता है पॉलीथीन। इसमें एक पाई बॉन्ड होता है, वो ब्रेक होता है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के पश्चात हाफ बॉन्ड यहां पे लग जाता है, हाफ बॉन्ड यहां, और बीच में एक सिंगल बॉन्ड रह जाता है। प्राप्त होता है हाफ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रे हाफ, और ये लगा दिया हमने यहां पे है। तो एथीन से क्या बन गया पॉलीथीन। ये पॉलीथीन है जो कि एक पॉलीमर है, क्या है पॉलीमर है। तो अपन ने अभी आपको बताया था कि पॉलीथीन जो होता है एथीन का समबहुलक होता है। इसकी एन इकाइयां आपस में इसमें कनेक्ट होती जाती है, जिसके
माध्यम से मोनोमर से क्या प्राप्त होता है, पॉलीमर। अब बात करते हैं पॉलीथीन के प्रकार के बारे में। पॉलीथीन कितने प्रकार की होती है? पॉलीथीन दो प्रकार की होती है। पॉलीथीन के प्रकार के बारे में बात करें, पॉलीथीन के प्रकार, पॉलीथीन के प्रकार, पॉलीथीन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है निम्न घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन। एक होती है निम्न घनत्व पॉलीथीन जिसे कहते हैं एलडीपी, एलडीपीई। इसे मैं इसको बता देता हूं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो L का मतलब हो गया लो, D का मतलब डेंसिटी से, T का मतलब पॉलीएथीन। दूसरी होती है उच्च घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन को कहते हैं HDPE। क्या कहते हैं? HDPE, जिसे कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या कहते हैं इसको? हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहा जाता है। तो पॉलीथीन टू टाइप की होती है। पहला टाइप है निम्न घनत्व पॉलीथीन, जिसे एलडीपी कहते हैं। एल का मतलब लो, डी का मतलब डेंसिटी, पी का मतलब पॉली और ई का मतलब एथीन। ये लिख रहे हैं फुल फॉर्म। नेक्स्ट दूसरी है उच्च घनत्व पॉलीथीन, जिसे कहते हैं एचडीपी। एचडीपी फुल फॉर्म है हाई, डी का मतलब डेंसिटी, पी का मतलब पॉलीथीन। अब एलडीपी और एचडीपी में अंतर क्या होता है सुनिए। एलडीपी और एचडीपी में अंतर क्या होता है? यहाँ पे लिखा मैंने एलडीपीई और यहाँ पे लिखा मैंने एचडीपीई। अब आगे देखिए एलडीपी एचडीपी में अंतर। पहला अंतर मैं बात करूं एकलक इकाई की, दोनों में एकलक इकाई जो होती है वो समान होती है भाई। दोनों में एकलक इकाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही होती है। दोनों में एकलक इकाई जो होती है वह समान होती है। इसमें भी एकलक इकाई वही है, तो इसमें भी एकलक इकाई यही होती है। एकलक इकाई होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसमें एकलक इकाई होती है। ये इसकी एकलक इकाई है भाई। अब देखिए बात करते हैं उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक कैटालाइज कहते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन में उत्प्रेरक कौन आता है? पेरोक्साइड R, और इसमें उत्प्रेरक होता है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन में उत्प्रेरक होता है जिबलर नाटा उत्प्रेरक, जिबलर नाटा उत्प्रेरक। ये जिबलर नाटा उत्प्रेरक वेरी मोस्ट उत्प्रेरक है। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, पेपर में दूसरे नाम से भी आता है टेसिकुलर, टेसिकुलर नट्टा उत्प्रेरक भी इसे कहा जाता है। टेसिकुलर नट्टा उत्प्रेरक भी इसे कहा जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जिबलर नट्टा उत्प्रेरक बताइए, तो आपको लिख के आना है ट्राई एल्किल एल्युमिनियम R का होल साइज Al प्लस TiCl4, ट्राई एल्किल एल्युमिनियम तथा TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिश्रण को कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं? जिबलर नाटा उत्प्रेरक। यहाँ R बराबर आप C2H5 मान सकते हो, तो ये हो जाएगा C2H5 का होल साइज Al प्लस TiCl4। यही कौन सा उत्प्रेरक है? यही है जिबलर नाटा उत्प्रेरक। या फिर इसको भी आप लिख के आ सकते हो। वेरी मोस्ट है ये क्वेश्चन, पूछा भी जाता है बोर्ड में, पूछा भी गया है कि जिबलर नाटा उत्प्रेरक को बताइए, तो आप पेपर में लिख के आएंगे C2H5 का होल साइज Al प्लस TiCl4 ट्राई एथिल एल्युमिनियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिश्रण को जिबलर नाटा उत्प्रेरक कहा जाता है। और इसमें उत्प्रेरक हो गया कौन सा? R।
1000 से 2000 एटीएम, 1000 से 2000 एटीएम। और इसमें दाब की आवश्यकता होती है 6 से 7 एटीएम। कितनी होती है भाई? 6 से 7 एटीएम पर ही ये क्रिया हो जाती है। चौथा देखिए अंदर ताप। इसके लिए ताप चाहिए होता है 350 से 570 केल्विन। 350 से 570 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। और इसके लिए ताप की आवश्यकता होती है 333 से 343 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। दोबारा सुनिए, इसके लिए ताप चाहिए एलईडी के लिए 350 से 570 केल्विन और इसके लिए ताप चाहिए आपको 333 से 343 केल्विन। अब बात करते हैं 5 सेंसर के बारे में, गलनांक। इसके लिए जो एमपी का मान चाहिए होता है, गलनांक जो होता है एलईडी के लिए एमपी का मान चाहिए 383 केल्विन और इसमें गलनांक चाहिए होता है आपको 403 केल्विन। कितना चाहिए? 403 केल्विन गलनांक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट छठवां अंतर देखिए, छठवां अंतर ऊपर लिख रहा हूं मैं, देखिए छठवां अंतर है इसके लिए घनत्व। बात करते हैं घनत्व की। इसके लिए घनत्व का मान होता है 0.92 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एलईडी के लिए घनत्व की आवश्यकता होती है 0.92 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, जबकि इसके लिए घनत्व की आवश्यकता होती है 0.97 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। ये एचडीपी के लिए क्या होता है? घनत्व होता है। नेक्स्ट सातवां अंतर देखिए, एलईडी जो होती है ये लचीली होती है, यह लचीली होती है। यह क्या होती है? लचीली होती है। यह लचीली होती है, जबकि यह होती है, यह दृढ़ होती है। यह दृढ़ होती है। एलईडी जो होती है, लो डेंसिटी पॉलिशिंग जो होती है वह लचीली होती है। कैसे होती है? लचीली, जबकि ये कैसे होती है? दृढ़ होती है। नेक्स्ट 8 नंबर की बात करते हैं। यह एलईडी जो होती है, लो डेंसिटी पॉलिशिंग जो होती है, यह कार्बनिक विलायकों में विलीन नहीं होती है। यह कार्बनिक विलायकों में विलीन नहीं होती है तथा उच्च ताप पर जाइलिन CCl4, यह उच्च ताप पर जाइलिन है या फिर टोलुइन है। टोलुइन या CCl4 आदि में विलय होती है, जबकि इसमें क्या होता है? यह कार्बनिक विलायकों में विलय होती है। यह कार्बनिक विलायकों में विलय होती है। दोबारा सुनिए, ये एलईडी में अंतर है और ये है एचडीपी में। दोबारा सुन लीजिए एक बार, एलईडी एचडीपी। एलईडी का मतलब क्या है? एचडीपी का मतलब क्या है? एलईडी लो डेंसिटी पॉलिशिंग, एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलिशिंग। एलईडी का मतलब है निम्न घनत्व पॉलिशिंग जिसका घनत्व कम होता है। एचडीपी का मतलब है हाई डेंसिटी पॉलिशिंग जिसका घनत्व अधिक होता है। अंतर की बात कर रहे हैं, दोनों में एकलक इकाई समान होती है। पहला अंतर देखिए दोबारा से, दोनों में एकलक इकाई समान होती है। एथलीन है, इसमें भी क्या है? एथलीन। दूसरा अंतर देखिए उत्प्रेरक, इसमें उत्प्रेरक आवश्यक होता है आर्डोल पेरोक्साइड। इसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है जिगलर नट्टा उत्प्रेरक, जिसे जिगलर नट्टा उत्प्रेरक भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है R का होल स्क्वायर AlCl4।
चाहिए होता है 1000 से 2000 एटीएम। इसके लिए दाब चाहिए 6 से 7 एटीएम। इसके लिए ताप चाहिए होता है 350 से 570, जबकि इसके लिए ताप चाहिए होता है 333 से 345 केल्विन। इसके लिए एमपी की आवश्यकता होती है गलनांक की 350 की, इसके लिए आवश्यकता होती है 430 केल्विन। इसका घनत्व होता है एटीपी का 0.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका घनत्व होता है 0.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह लचीली होती है, वह द्रव होती है, कार्बन ब्लैक होती है, लेकिन उच्च तापमान पर ये जाइलिन है, टॉलुइन है, CCl4 कुछ कार्बन ब्लैक होते में घुल जाती है। यह कार्बन ब्लैक में घुलनशील होती है, अम्लीय होती है। ये इसके कुछ क्या है अंतर हैं, आपको समझ में आ गए होंगे अंदर, और आपके पास लिख रहे हैं, आपको नोट्स दे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। पॉलीथीन का उपयोग क्या है? पॉलीथीन का उपयोग है विद्युत वाहक जो तार होते हैं उनके विद्युत रोधन में इसका उपयोग किया जाता है। खिलौने बनाने के लिए लचीले पाइप होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले जो पाइप होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसका उपयोग देखिए पॉलीथीन के उपयोग, पहला उपयोग है विद्युत वाहक तारों के विद्युत रोधन में। दूसरा अंतर है लचीले पाइप बनाने में। लचीले पाइप तथा उच्च गुणवत्ता के पाइप बनाने में। नेक्स्ट तीसरा है खिलौने बनाने में। नेक्स्ट देखिए अगला देखिए उपयोग। चौथा है बाल्टी, कूड़ेदान, बोतल आदि बनाने में पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। दोबारा सुनिए, विद्युत वाहक तारों के विद्युत रोधन में, लचीले पाइप तथा उच्च गुणवत्ता के पाइप बनाने में, खिलौने बनाने में, बाल्टी, कूड़ेदान, बोतल आदि जो होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है पीवीसी, दूसरा औद्योगिक महत्व का बहुलक है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। से शॉर्ट में कहते हैं पीवीसी। क्या कहते हैं इसको? पीवीसी कहा जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, आपको पता है कि वाइनिल क्लोराइड का हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। जब वाइनिल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो अपन को प्राप्त होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह क्रिया जो होती है R और R ऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। देखिए ये क्रिया कैसे होती है। वाइनिल का सूत्र होता है CH2CH, ये वाइनिल है, यहां पे लगा दिया क्लोराइड, हो गया वाइनिल क्लोराइड। क्या हो गया? वाइनिल क्लोराइड से कहते हैं Vc। क्या कहते हैं इसको? Vc। इसकी एनिकाई में काम में ले रहा हूं, इसको अपन गर्म करते हैं R की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में से गर्म करते हैं। इसका पाई बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड टूट जाता है, हाफ बॉन्ड यहां पे लग जाता है, हाफ बॉन्ड यहां पे लग जाता है, प्राप्त होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH का होल है। ये हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे कहते हैं पीवीसी। क्या कहते हैं? पीवीसी कहा जाता है, इसे बोला जाता है पीवीसी। ये आपका प्राप्त हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि ये वाइनिल क्लोराइड का एक समबहुलक होता है। अब बात करते हैं पीवीसी के गुण के बारे में। यह पीवीसी जो होता है चमकीला होता है, चमकीला, कठोर तथा दृढ़ बहुलक होता है। पीवीसी जो होता है चमकीला होता है, कठोर होता है, दृढ़ बहुलक होता है। दूसरा इसका गुण है ये है H2O तथा OH में अम्लीय होता है, यानी कि ये जल और एल्कोहल होता है, यह जल और एल्कोहल में अम्लीय होता है, लेकिन कीटोन तथा कार्बन डैश
इसकी प्रॉपर्टी रहेगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक इस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता है। दोबारा सुनिए आप, पीवीसी के गुण देखिए, पीवीसी के गुण, पीवीसी के गुण देखिए, पीवीसी के गुण है, पीवीसी के गुण, पहला देखिए यह चमकीला, यह चमकीला, कठोर तथा दृढ़ बहुलक होता है, दृढ़ बहुलक होता है, चमकीला होता है, कठोर होता है, दृढ़ बहुलक होता है। दूसरा सुनिए, यह OH तथा H2O में अविलय होता है, यह OH तथा H2O में अविलय होता है, परंतु कीटोन तथा CH2 कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाकर बनाए गए विलायक में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। तीसरा है कि इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक अम्ल तथा क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। दोबारा सुनिए भाई, इसकी पहली प्रॉपर्टी है यह चमकीला होता है, कठोर होता है, दृढ़ बहुलक होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है यह अल्कोहल तथा H2 में अम्ल होता है, घुलनशील नहीं होता है, परंतु कीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड CH2 को मिलाकर बनाए गए विलायक में घुल जाता है, घुलनशील होता है। तीसरा है इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक अम्ल और क्षार का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसकी तीन क्या है प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। इसका पहला उपयोग है, पीवीसी जो होता है एक सस्ता तथा अधिक काम में आने वाला एक बहुलक होता है, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग अधिक होता है। इसका उपयोग पाइप है, दरवाजे हैं, केबल है, छड़ है, चद्दर है आदि को बनाने में किया जाता है। दोबारा सुनिए, पहला उपयोग है इसका, पीवीसी एक सस्ता तथा अधिक काम में आने वाला, अधिक दैनिक जीवन में काम में आने वाला एक बहुलक है। इसका उपयोग दरवाजे हैं या फिर प्लास्टिक की खिड़कियां हैं, केबल यानी तार है, छड़ है, चद्दर है, प्लास्टिक की चद्दर होती है, शीट जो होती है, उनको बनाने में किया जाता है। दोबारा सुनिए, इसके उपयोग कितने हैं। इसका पहला उपयोग क्या है, इसका पहला उपयोग है, पीवीसी का पहला उपयोग यह है सस्ता तथा अधिक उपयोग में आने वाला बहुलक है तथा इससे दरवाजे, पाइप, केबल, छड़, चद्दर होगी प्लास्टिक की आदि रहने के आदि को बनाने में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग क्या है, दूसरा सुनिए, पीवीसी को उपयुक्त विलायक जैसे क्लोरोबेंजीन में विलय करने पर, पीवीसी को उपयुक्त विलायक जैसे क्लोरोबेंजीन में विलय करने पर इसका क्लोरीकरण हो जाता है। दोबारा सुनिए, पीवीसी को उपयुक्त विलायक जैसे क्लोरोबेंजीन में विलय करने पर इसका क्लोरीकरण हो जाता है, जिसे कहते हैं क्लोरोनीकृत पीवीसी, यानी इसमें क्लोरीन गैस खुल जाती है। इसका उपयोग चिपकाने वाले पदार्थ
पीवीसी को उपयुक्त विलायक जैसे क्लोरोबेंजीन, जैसे क्लोरोबेंजीन में घोलने पर इसका क्लोरोनीकरण हो जाता है, क्लोरोनीकरण हो जाता है, जिसे क्लोरीनीकृत पीवीसी कहा जाता है, दोबारा सुनिए। पीवीसी को उपयुक्त विलायक जैसे क्लोरोबेंजीन में घोलने पर इसका क्लोरीनीकरण हो जाता है, जिसे क्लोरीनीकृत पीवीसी कहा जाता है। इसका उपयोग लेपर है, रेशे हैं तथा चिपकाने वाले पदार्थ आदि में किया जाता है। ये हो गया इसके दो उपयोग। पहला उपयोग हो गया इसका, यह सस्ता तथा अधिक उपयोग में आने वाला एक पॉलीमर है। इससे दरवाजे, पाइप, केबल, छड़ आदि को बनाया जाता है। दूसरा है पीवीसी को उपयुक्त विलायक जैसे क्लोरोबेंजीन में घोलने पर इसका क्लोरीनीकरण हो जाता है, जिसे क्लोरीनीकृत पीवीसी कहा जाता है। इसका उपयोग लेपर है, रेशे हैं या चिपकाने वाले पदार्थ आदि को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा इसका उपयोग है, तीसरा देखिए इसको बता रहा हूं मैं। यदि इसको एस्टर के साथ एस्टर यानी सी डबल आर होता है, सी डबल आर जिसे एस्टर कहते हैं, इसे एस्टर के साथ मिलाने पर एस्टर मुलायम हो जाता है। इस क्रिया को प्लास्टिकाइजर कहा जाता है। दोबारा सुनिए, पीवीसी को एस्टर के साथ मिलाने पर एस्टर मुलायम हो जाता है। इस प्रोसेस को प्लास्टिकाइजर कहा जाता है। प्लास्टिकाइजर का उपयोग वाइनिल चमड़ा बनाने में किया जाता है। वाइनिल चमड़े का उपयोग जैसे हैंडबैग है, जिससे हैंडबैग बनाए जाते हैं, या फिर बरसाती कोट है उसको बनाने में किया जाता है, या फिर पर्दे आदि को बनाने में किया जाता है। दोबारा सुनिए तीसरा, इसे एस्टर के साथ इसे एस्टर के साथ मिलाने पर एस्टर मुलायम हो जाता है। एस्टर मुलायम हो जाता है। इस क्रिया को प्लास्टिकाइजर कहा जाता है, जिसका उपयोग वाइनिल चमड़ा बनाने में किया जाता है, जिससे बरसाती कोट, जिसे रेनकोट कहते हैं, हैंडबैग जिसे बरसाती कोट, हैंडबैग, पर्दे तथा शूज जो होते हैं, जूते जो होते हैं तथा जूते बनाने में किया जाता है। दोबारा सुनिए, इसे एस्टर के साथ मिलाने पर एस्टर मुलायम हो जाता है। इस क्रिया को प्लास्टिकाइजर कहते हैं। मोस्ट ये पूछा जाता है केवल 1 नंबर के क्वेश्चन में कि प्लास्टिकाइजर किसे कहते हैं, तो आप लिख के आओगे पीवीसी को एस्टर के साथ मिलाने पर एस्टर मुलायम हो जाता है। इस प्रोसेस को प्लास्टिकाइजर कहा जाता है, जिसका उपयोग वाइनिल चमड़ा बनाने में किया जाता है। वाइनिल चमड़े का उपयोग बरसाती कोट, जिसे रेनकोट कहते हैं, हैंडबैग, जो पर्स वगैरह होते हैं लेडीजों के, पर्दे जो होते हैं, उच्चतम क्वालिटी के पर्दे जो होते हैं, या फिर शूज
जो होते हैं, पर्दे का जूते जो होते हैं उसको बनाने के लिए आता है। तो इसका तीसरा उपयोग हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चौथा वर्ष का उपयोग है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बाद, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बाद पीवीसी का अपघटन होने लग जाता है और इसमें से एक गैस निकलती है जिसे HCl गैस कहते हैं। 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पीवीसी का अपघटन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण HCl गैस निकलती है। इससे बचने के लिए इसमें स्थायी कारक रसायनों का उपयोग किया जाता है। दोबारा सुनिए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत होता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पीवीसी का अपघटन प्रारंभ हो जाता है जिसके कारण HCl गैस निकलती है। इससे बचने के लिए इसमें स्थायी कारक रसायन जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके पीवीसी के कुछ उपयोग थे, 4 उपयोग है मैंने आपको बता दिए। पहला उपयोग है पीवीसी एक सस्ता तथा अधिक उपयोग में आने वाला गोलक है जिसका उपयोग जो खिड़की है, पाइप है, दरवाजे हैं, केबल है, छड़ है, चद्दर है आदि को बनाने में किया जाता है। दूसरा बताया था मैंने कि पीवीसी को किसी उपयुक्त विलायक जैसे क्लोरोबेंजीन में घोलने पर इसका क्लोरीनीकरण हो जाता है जिससे अपने को एक क्लोरीनीकृत पीवीसी प्राप्त होती है जिसका उपयोग लेपन में किया जाता है, रेशे बनाने में किया जाता है, चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। तीसरा बताया था इसे एस्टर के साथ मिलाने पर एस्टर मुलायम हो जाता है, इसलिए आपको प्लास्टिसाइजर कहते हैं। इससे वाइनिल चमड़ा बनता है। वाइनिल चमड़े का उपयोग बरसाती कोट है जिसे रेनकोट कहते हैं, या फिर बरसाती कोट के बाद हैंडबैग, पर्दे बनाने में किया जाता है, जूते बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बाद पीवीसी का अपघटन प्रारंभ हो जाता है जिससे HCl गैस निकलती है। इससे बचने के लिए इसमें स्थायी कारक रसायन होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पीवीसी आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीएस्टर के बारे में। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीएस्टर। देखिए तीसरा औद्योगिक महत्व का गोलक है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत क्या पहले बहुत कुछ बता ही चुका हूं, एक बार और देख लीजिए। पॉलीएस्टर में एस्टर समूह तो पाया जाता है जैसे कि नाम से स्पष्ट, इसमें एस्टर समूह होता है। एस्टर का सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O और OR, ये इसमें ग्रुप होता है। तथा पॉलीएस्टर में जो एकल इकाइयां होती हैं वो भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं और यह संघनन बहुलीकरण की जो क्रिया होती है, संघनन बहुलीकरण की क्रिया जो होती है उसके फलस्वरूप भी बनाया जाता है। यानी इसमें एक छोटा अणु भार निकलता है, इसमें एक छोटे अणु का भार क्या होता है, निष्कासन होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और इसमें एकल इकाइयां होती हैं भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। इससे पहली एकल इकाई होती है द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल, द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस डाइऑल, डाइऑल बराबर होता है पॉलीएस्टर, बराबर क्या होता है पॉलीएस्टर। द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल डाइऑल दोनों को मिला दिया जाए तो अपन पॉलीएस्टर का निर्माण कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन देखिए, द्विकार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक का सूत्र है COH और OH ग्रुप होता है। देखिए R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये R1
मान लिया अपन ने यहाँ पे डाइऑल R2 मान लिया OH और ये हो गया OH। इसकी एनर्जी काम बनी, इसकी एनर्जी काम बनी। यहाँ से गया OH, यहाँ से गया H, कैंसिल गया H2O, ये H2 बाहर हो गया भाई, यहाँ NH2 बाहर हो गया। ऐसी इकाई जोड़ेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा H, यहाँ इकाई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा OH। बचा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, R1 C डबल बॉन्ड O और C जुड़ेगा O से, और R2 और ये O यहाँ पे लगा दिया अपने। तो देखिए एस्टर ग्रुप हो गया पॉलीएस्टर। क्या है? पॉलीएस्टर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी एस्टर इकाई कौन कौन सी होती है इसमें। दूसरी होती है डाइएस्टर, डाइएस्टर और डाइऑल। दूसरी होती है डाइएस्टर और डाइऑल। डाइएस्टर और डाइऑल बराबर बन जाता है पॉलीएस्टर। क्या बन जाता है? पॉलीएस्टर। डाइएस्टर R1 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR। इसके एनर्जी क्या बनी? R2 OH, R2 हो गया OH और एंड कैसे काम में ली। देन रिएक्शन देखिए, यहां से गया OR, यहां से गया H, स्कैन कर गया ROH, स्कैन कर गया ROH, ये NROH बाहर हो गया। प्राप्त होगा यहां पे क्या जोड़ेंगे, दूसरी क्या हो जाएगा OR, यहां पे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा ये OH में से H हो जाएगा। ठीक है भाई, ये फ्री हो गया, इससे फ्री हो गया। प्राप्त हुआ सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, R1 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये O से जुड़ेगा R2O और ये वैलेंसी फ्री यहां पे लगा देंगे। यहां पे भी एस्टर ग्रुप का क्या हो गया पॉलीएस्टर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डाई हाइड्रोक्सिलिक। तीसरी इसमें एक इकाई है डाई हाइड्रोक्सिलिक। हाइड्रोक्सिलिक अम्लों का स्वसंघनन। डाई हाइड्रोक्सिलिक अम्लों का स्वसंघनन। देखिए डाई हाइड्रोक्सिलिक अम्लों का स्वसंघनन कैसे होता है। इसमें देखिए R1 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक और ये हाइड्रोक्सिलिक। हाइड्रोक्सिलिक समूह होता है OH, कार्बोक्सिलिक हो गया C डबल OH। दोनों को एक मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। N का काम में लेने प्लस R2 C डबल बॉन्ड O OH और ये हो गया OH। N का इसी काम में लेने। देखिए यहां से गया OH, यहां से गया H, क्या बन गया H2O, NH2 बाहर। ऐसे यहां से क्या हो जाएगा H, यहां से क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। ऐसे यहां पे क्या जोड़ेंगे क्या हो जाएगा OH। प्राप्त हुआ सिंगल बॉन्ड O, R1 C डबल बॉन्ड O, C जुड़ेगा O से, R2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मैंने सिर्फ D N लगा दिया। यहां पे भी क्या है एस्टर समूह, ये भी क्या है पॉलीएस्टर। क्या है पॉलीएस्टर। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखिए आप यहां पे देखिए। पहला एग्जांपल बता रहा हूं टेट्रॉन। टेट्रॉन से टेरिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिलीन। एक नाम और इसका, इसको एक नाम से पुकारते हैं पॉली एथिलीन, पॉलीएथिलीन टरफेलेट। इसको पॉलीएथिलीन टरफेलेट भी कहा जाता है, PETP, पॉलीएथिलीन टरफेलेट, PETP, पॉलीएथिलीन टरफेलेट भी इसे कहा जाता है। टेट्रॉन टेरिलीन, इसमें दो इकाइयां होती हैं, एक तो एथिलीन ग्लाइकॉल और एक टरफेलिक अम्ल। देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल से होता है CH2OH और ये हो गया CH2OH। इसकी एनर्जी कहां पे ले रहा हूं प्लस टरफेलिक अम्ल। बेंजीन वजह बनाइए इस प्रकार
से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे भी देखिए C डबल बॉन्ड O OH। यदि आपने यहाँ पे R लगा दिया और यहाँ पे भी R लगा दिया, बताऊंगा देखिए, देन रिएक्शन इसके क्या मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिख रहा हूं मैं, यदि R बराबर H ले तो R बराबर H लेने पर डेक्रोन प्राप्त होता है, डेक्रोन होता है, टर्निल होता है। और यदि R बराबर C2H5 लिया जाए, यदि R के स्थान पे आपने H ले लिया तो क्या आएगा डेक्रोन, और यदि R के स्थान पे आपने C2H5 ले लिया तो वो कहलाएगा डाईएथिल टरथैलेट, डाईएथिल टरथैलेट। ठीक है भाई। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, मैं इसी से करा रहा हूं रिएक्शन। देखिए इसमें से यहां से जाएगा H, यहां से जाएगा OR, क्या निकल गया, यहां से गया आपका H, यहां से गया OR, ये निकल गया आपका ROH, क्या निकल गया, ROH निकल गया भाई, ROH, NROH बाहर हो गया। यहां पे विपरीत दिखाई देंगे, क्या आपको जाएगा ऐसे H, क्या आपको जाएगा भाई H, और यहां विपरीत दिखाई जोड़ेंगे तो यहां से क्या आपको जाएगा OR। प्राप्त क्या हो रहा है देखिए, सिंगल बॉन्ड O, H2C CH2 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन वाले बना दीजिए आप यहाँ पे, और C डबल बॉन्ड O बैलेंस फ्री का यहाँ पे लगा देंगे N। ये आपका कहलाता है डेक्रोन, या फिर इसे कहते हैं पॉलीएथिलीन टरथैलेट। दोबारा सुनिए आप, एक निकालिए अपने एथिलीन ग्लाइकोल, क्या है ये एथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरे निकालिए अपने टरथैलिक अम्ल। अब इसमें होता क्या है, यदि आप यहाँ पे R बराबर H मान रहे हो तो ये कहलाएगा डेक्रोन या टरथैलेट, और यदि R बराबर आप C2H5 ले लो तो ये कह जाएगा डाईएथिल टरथैलेट। तो इसके फलस्वरूप यहाँ से निकल जाता है OR, यहाँ से निकलता है H, ROH भी हो जाता है, अपन को प्राप्त हो जाता है पॉलीएथिलीन टरथैलेट, जिसे कहते हैं PE3P। ये आपका पॉलिएस्टर है। अब बात करते हैं कि पॉलिएस्टर का उपयोग किसमें किया जाता है। पॉलिएस्टर का उपयोग किया जाता है रिकॉर्डिंग टेप जो होती है, या बाईपास सर्जरी जो होती है, ऑपरेशन जो होता है बाईपास सर्जरी में प्रयोग, उनकी जो नलिकाएं होती हैं उनको बनाने में किया जाता है, या शिरस्त्राण होते हैं जिसे हेलमेट कहते हैं उनको बनाने में किया जाता है, या बेल्ट है, या रस्सी है, या कपड़े, या फिर जो नावों की पाल होती है उसको बनाने में किया जाता है। दोबारा सुनिए, इसका जो उपयोग है वो इस प्रकार से है, इसका उपयोग रिकॉर्डिंग टेप को बनाने में किया जाता है, रिकॉर्डिंग टेप। दूसरा है बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त, बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त खून की नलिकाओं को बनाने में, नलिकाओं को बनाने में, बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त खून की नलिकाओं को बनाने में, और शिरस्त्राणी हेलमेट जो होते हैं, हेलमेट बनाने में किया जाता है, और बेल्ट है, बेल्ट, रस्सी, कपड़े, नावों की पाल, नावों की पाल बनाने में किया जाता है, नावों की पाल बनाने में किया जाता है। ये आपके पॉलिएस्टर के क्या हैं, उपयोग हैं। एक बात और, डेक्रोन जो होता है, देखिए ये जो उपयोग होता है पॉलिएस्टर के कॉमन उपयोग हो सकते हैं, या फिर ये जो उपयोग है डेक्रोन एंड टरथैलेट के क्या है उपयोग है। नेक्स्ट नोट देखिए, इसमें एक बात और, डेक्रोन जो होता है क्रीज रोधी होता है, डेक्रोन एक
क्रीज-विरोधी बहुलक होता है, अर्थात यह सूटी तथा ऊनी रेशे के साथ सम्मिश्रित किया जाता है। दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रॉन एक क्रीज-विरोधी बहुलक होता है, यह सूटी तथा ऊनी रेशे के साथ सम्मिश्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक है कुछ अन्य संघनन बहुलीकरण के उदाहरण। देखिए भाई, नेक्स्ट अगला टॉपिक है संघनन बहुलीकरण के उदाहरण। संघनन बहुलीकरण के उदाहरण। संघनन बहुलीकरण के उदाहरण में पहला उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, नायलॉन 6 नायलॉन 6 नायलॉन 6 कैसे बनाया जाता है मैंने आपको पहले बता दिया है। नायलॉन 6 में दो एकल इकाइयां होती हैं। पहली एकल इकाई होती है, इसमें एकल इकाई होती है पहली हेक्सामेथिलीन डायमीन, डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और दूसरी होती है टेट्रामेथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, टेट्रामेथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और टेट्रामेथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल से एडिपिक अम्ल भी कहते हैं, एडिपिक अम्ल। ये इसमें दो एकल इकाइयां होती हैं, इनका संघनन बहुलीकरण होता है जिसकी फसल नायलॉन 6 से प्राप्त हो जाती है। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए इसका उपयोग जो होते हैं टायर होते हैं, टायर जो व्हीकल्स होते हैं उनके टायर जो होते हैं उनके धागे बनाने के लिए होता है, तथा रस्सी बनाने के लिए होता है, वस्त्र बनाने के लिए होता है, पैराशूट बनाने के लिए होता है। दोबारा सुनिए, इसका उपयोग किया जाता है टायर के धागे बनाने में। दूसरा है इसका उपयोग, इससे वस्त्र बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है पैराशूट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, पैराशूट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात बता दूं मैं आपको, इसमें इससे टायर के धागे बनाने में, वस्त्र बनाने में, पैराशूट बनाने में, रस्सियों से बनाई जाती है, रस्सियां जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, ये बहुलक होता है उच्च तनन सामर्थ्य तथा एक घर्षण प्रतिरोधी बहुलक होता है। यह है उच्च तनन सामर्थ्य, यह है उच्च तनन सामर्थ्य। देखिए भाई, यह है उच्च तनन सामर्थ्य और घर्षण प्रतिरोधी बहुलक होता है, घर्षण प्रतिरोधी बहुलक होता है। इसकी तनन सामर्थ्य जो होती है वो अधिक होती है और इसकी जो घर्षण प्रतिरोधी क्षमता होती है वह अधिक होती है, और यह घर्षण प्रतिरोधी बहुलक होता है। दूसरा, यह प्लास्टिक और रेसे के साथ दोनों के रूप में उपयोगी होता है। यह प्लास्टिक और रेसे दोनों के रूप में उपयोगी होता है। दोनों ग्रुप में क्या होता है उपयोगी, ये है पहला देखिए यह अच्छी तरह सामर्थ्य और घर्षण प्रतिरोधी बहुलक होता है। नेक्स्ट देखिए यह है प्लास्टिक तथा रेसे दोनों ग्रुप में उपयोगी होता है। इस प्रकार आपका समाप्त हो गया नायलॉन 6। नेक्स्ट बात करते हैं नायलॉन 6 के बारे में। देखिए नायलॉन 6 जो होता है
पॉलीएमाइड घोलक है। नायलॉन 6 एक पॉलीएमाइड घोलक है जो कि कैप्रोलैक्टम के संघनन मौलिकरण से बनाया जाता है। जब कैप्रोलैक्टम का हम संघनन मौलिकरण करते हैं, देखिए भाई नायलॉन 6 एक पॉलीएमाइड घोलक है जो कि कैप्रोलैक्टम जो होता है उसका हम संघनन मौलिकरण करते हैं, जिसके माध्यम से अपने को पॉली कैप्रोलैक्टम प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से हमें नायलॉन 6 प्राप्त हो जाता है। पॉली कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो एमाइड समूह होता है CONH, उस एमाइड समूह का बीच में जो बॉन्ड होता है CO और NH के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, यानी CO NH के बीच में बॉन्ड टूट जाता है, यानी एमाइड समूह के बीच एमाइड समूह जो होता है उसमें आपस में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, जिसके माध्यम से नायलॉन 6 प्राप्त हो जाता है। इसके बारे में हम आपको पूर्ण रूप से कल ही बता पाएंगे, इसके उपयोग क्या होते हैं कल बता पाएंगे नेक्स्ट कल। धन्यवाद।